हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 6th प्रैक्टिस सेट है सिविल का, ठीक है। इसके पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर पॉपुलेशन बिटवीन 50,000 टू 2 लाख, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 50,000 से 2,000 के बीच आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग की दर क्या होगी, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। 50,000 से लेकर 2,000 तक के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग क्या होगी। मतलब प्रति व्यक्ति मतलब पर पर्सन पर डे, एक इंसान से एक दिन में कितना खपत होगा पानी का। अगर उस जगह की जनसंख्या है 50,000 से 2 लाख तक, तो इसमें कौन सा होगा। ए 110 से 150 लीटर, बी 180 से 210 लीटर, सी 150 से 180 लीटर, या डी 210 से 240 लीटर। तो कौन सा होगा इसमें सही। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। 150 से 180 लीटर, ठीक है। देखिए जो पॉपुलेशन अगर 20,000 तक रहेगा तो पर पर्सन पर डे वाटर डिमांड होगा आपका 110 लीटर। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000 से 2 लाख तक, ठीक है। तो हम इस श्रेणी में रखे हैं इसको, ठीक है। तो कितना दिया है 150 से 240 लीटर, ठीक है। और यही हमारा पॉपुलेशन रहेगा 20,000 से 50,000 तक, तो 110 से 150 लीटर तक, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन सा सही होगा, 150 से 180 लीटर, ठीक है। 50,000 से 2 लाख तक का 150 से 180 लीटर। तो 50,000 से 2 लाख तक का इसमें 50,000 से 2 लाख तक का 150 से 180 लीटर का ही, या फिर 240 लीटर तक, उसी के अप्रोक्स लेना है, ठीक है। और देखिए हमारा कुछ अलग से दिया हुआ है, जो अगर सार्वजनिक क्षेत्र होगा, सार्वजनिक संस्थाएं होंगे, तो जैसे कि आपका पहला हो गया कार्यालय, तो उसमें होगा 45 लीटर पर व्यक्ति पर डे। और होटल होगा तो 180 लीटर पर व्यक्ति पर डे डिमांड होगा। और सिनेमा हॉल होगा तो 15 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज पर IS 1172 द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर विल बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि IS 1172 के अनुसार, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 1172 1172 के अनुसार 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए, मतलब एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हैं, उस परिवार के लिए समान परिस्थितियों में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में पानी प्रतिदिन की घरेलू मांग क्या होगी। ए 540, बी 520, सी 500, या डी 480। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 540, ठीक है। अब देखिए होता क्या है आपका, अगर आपको पता होगा तो हम बता रहे हैं, नहीं पता होगा तो इंडियन स्टैंडर्ड 1172 के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग के लिए 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक पर्सन के लिए 135 लीटर, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड 1172 के अनुसार, ठीक है। तो एक पर्सन के लिए 135 लीटर, तो इसमें कितने हैं 4 सदस्य हैं, तो 135 को जब 4 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 540, ठीक है, 540 लीटर, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन में करा दिया हूँ। देखिए IS
1172 के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग के लिए 135 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस परिवार के 4 मेंबर थे, तो 135 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 540 लीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द बस्टन्स फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड इज, ठीक है, आग बुझाने के लिए आवश्यक जल की मात्रा का आकलन करने के लिए बुस्टन का सूत्र क्या है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, ए 7500 √P, बी 3182 √P, सी 4637 √P या डी 5663 √P। तो इसमें बताइए आपका कौन सा सही होगा, बस्टन फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड। तो कौन सा होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 5663 √P, ठीक है। देखिए मेनली 4 होते हैं आपके फायर डिमांड के लिए, जो कि आपका दिया हुआ है। पहला है आपका फ्रीमैन्स फार्मूला, क्यू से हम डिमांड को डिनोट किए हैं, 1135 P/5 + 10 होगा। कुचलिंग फार्मूला के लिए Q = 3182 होगा बर्टन के लिए। और देखिए बर्टन और बस्टन दोनों में अंतर है, बर्टन है या बस्टन है, ठीक है। तो बर्टन का होगा तो Q = 900 √P, और क्वेश्चन में जो हमारा पूछा था ये बस्टन कहिए या फिर बुस्टन कहिए, तो इसका हो जाएगा Q = 5663 √P, जो कि हमारा ऑप्शन में था, ठीक है। और इसका ट्रिक आप ऐसे याद कर लीजिए, इसको क्रम से याद कर लीजिए, FKBB, ठीक है, FKBB, फ्रीमैन, कुचलिंग, बर्टन और बस्टन, ठीक है। और ऐसे आप ट्रिक में इसका नंबर आधार कार्ड का जैसा नंबर आप याद करते हैं उसी तरफ इसको भी याद कर लीजिए, 1135 31 82 900 56 63, ठीक है। तो आपका चारों ये याद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज डेली ड्राफ्ट डिमांड ऑफ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजप्शन इज 250 LPCD एंड पॉपुलेशन इज 1,20,000 वुड बी, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि उस शहर के औसत दैनिक डिमांड यानी कि ड्राफ्ट या मांग कहिए क्या होगी जिसका औसत जल उपभोग 250 LPCD है और जनसंख्या 1,20,000 है। तो देखिए इसमें एवरेज पूछ रहा है, ठीक है, उस शहर के औसत दैनिक ड्राफ्ट मतलब कि एक दिन का पूछ रहा, ठीक है, एक दिन का पूछ रहा, औसत दैनिक ड्राफ्ट पूछ रहा, जिसका देखिए पर पर्सन का दिया है 250 और जनसंख्या है आपकी 1,20,000 की, ठीक है। जनसंख्या कितनी है टोटल 1,20,000, और एक इंसान आपका खपत करता है 250, तो एक दिन में कितना होगा, तो भाई एक दिन में जनसंख्या तो आपकी उतनी ही होगी, ठीक है। एक दिन है तो एक दिन के लिए एक इंसान को चाहिए 250 LPCD, ठीक है, डिमांड है आपका एक पर्सन के लिए। तो टोटल आपका इतने पर्सन हैं तो सबको एक दिन इतना इतना चाहिए ना, तो 1,20,000 व्यक्ति हैं और एक का आपका 250 है, तो पर डे का एवरेज निकालना है तो कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 1,20,000 × 250, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 30 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। तो इसमें कौन होगा आपका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये डेली डिमांड दिया है 250 और टोटल जनसंख्या आपका इतना है, तो एक दिन का निकालना है तो 250 गुणे इसमें कर दीजिएगा तो आपका एक दिन का निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन ए स्लो सैंड फिल्टर यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जल के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त एक स्लो सैंड फिल्टर में निस्यदन दर कितनी होगी, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन की दर क्या होगी स्लो सैंड फिल्टर में, जो जिसका हम प्रयोग करते हैं वाटर को क्या प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम जब स्लो सैंड फिल्टर का यूज करते हैं तो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा, ऐसे भी समझ लीजिए। तो बताइए क्या होगा, ए 100 से 200 लीटर पर
आवर पर मीटर स्क्वायर, या बी 500 से 1000, सी 300 से 600, या डी 3000 से 6000। तो बताइए इसमें क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 100 to 2000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, जो स्लो सैंड फिल्टर है जिसका उपयोग हम करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि इसके बारे में। देखिए, स्लो सैंड फिल्टर से एक क्वेश्चन नहीं बनता है, 12 से 14 क्वेश्चन बनता है, और जो क्वेश्चन बनता है सब क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, उसका डिटेल थोड़ा देख लिया जाए। चलिए तो फिर देखते हैं क्या है। देखिए, ये तो क्वेश्चन में आपका दिया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो आपका हो जाएगा 100 to 2000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लिख दिए टाइप ऑफ फिल्टर। जो फिल्टर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक पहला है आपका स्लो सैंड फिल्टर, दूसरा आपका है रैपिड सैंड फिल्टर, एक होता है प्रेशर फिल्टर। ठीक है, 3 तरह के फिल्टर हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो हम आप बात करेंगे स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसके बारे में क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर है उसका इफेक्टिव साइज होता है 0.32 0.35 mm, यानी कि प्रभावी जो साइज का हिंदी जो होगा, क्या होता है साइज का हिंदी, आकार। इफेक्टिव साइज जो होगा 0.30 से 0.35 mm होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी जो होगा 1.75 होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड लार्ज एरिया, मतलब कि कितना इसको अधिक एरिया चाहिए, तो 100 से 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर। आगे देखिए, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो आपका क्वेश्चन में पूछा था, तो क्या होगा 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, रिमूव बैक्टीरिया, मतलब कि ये बैक्टीरिया कितना रिमूव करता है जब इसका हम उपयोग करते हैं, तो 99%। ठीक है, रिमूव टर्बिडिटी का मतलब है गंदलापन। ठीक है, गंदलापन, पानी का जो कलर होता है गंदा हो जाता है, तो कितना उसको साफ करता है, तो 50 ppm। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। अब देखिए जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर होता है उसके बारे में लिखा हुआ है क्लीनिंग ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड, मतलब कि स्लो सैंड फिल्टर जो हमारा होता है, जो हमारा फिल्टर है स्लो सैंड फिल्टर, उसको साफ करने की आवश्यकता कब पड़ती है। तो क्लीनिंग ऑफ फिल्टर रिक्वायर्ड व्हेन द लॉस ऑफ हेड और फिल्ट्रेशन हेड बिकम्स मोर देन 1.2 मीटर। ठीक है, तो स्लो सैंड फिल्टर को साफ करने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब जो हमारा लॉस ऑफ हेड और फिल्ट्रेशन हेड जब क्या होगा, बिकम्स मोर देन 1.2 मीटर। जब हमारा लॉस ऑफ हेड और फिल्ट्रेशन हेड 1.2 मीटर से अधिक होगा, तब हमें आवश्यकता होती है क्या, स्लो सैंड फिल्टर का क्लीनिंग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका क्लीनिंग पीरियड होता है 1 से 3 मंथ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, आफ्टर क्लीनिंग वाटर नॉट यूज टू 24 आवर टू 48 आवर। ठीक है, अब जो हमारा स्लो सैंड फिल्टर है इसको जब हम साफ़ करते हैं क्लीनिंग करने के बाद, इसमें का जो वाटर है उसको हम 24 से 48 घंटा तक उस वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर टाउन्स एंड विलेज। ठीक है, जो स्लो सैंड फिल्टर है उसका हम यूज़ करते हैं टाउन्स में और विलेज में। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो वो था, और एक स्पेशल कंडीशन है। अब जब पूछेगा आपका फिल्टर सरफेस एरिया, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन आपका ऑप्शन में ऐसा दिया होगा, तो आप मार दीजिएगा 125 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर फिल्टर सरफेस एरिया लिखा होगा तब ये ऑप्शन में खुद ही आएगा ऐसा, यानी तो नॉर्मली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछेगा तो आपको 100 से 200 होगा। ठीक है, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्लो सैंड फिल्टर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टोटल हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि भारतीय मानक के अनुसार कुल स्वीकार्य कठोरता की सीमा क्या होगी। ठीक है, स्वीकार्य कठोरता मतलब कि ऐसा परमिसिबल लिमिट होता है हर एक कंपाउंड का, जिसमें देखिए जो हमारा वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर जिसको हम कहते हैं पीने योग्य पानी, या फिर जो वाटर हम यूज़ करते हैं अपने घरेलू पर्पज़ के लिए, उसमें सारा केमिकल का मात्रक होता है, मतलब कि सारा केमिकल का अमाउंट होता है कि कितने अमाउंट तक ये रहेगा कि इंग्रेडिएंट या फिर आप मटेरियल, तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, हानिकारक नहीं है, हमारा पानी हानिकारक नहीं है। इसका मात्रक कितना होना चाहिए, जो हमारा केमिकल होता है सब। ठीक है, मेटल जो होता है, नॉन मेटल जो होता है, तो इसका बताना है कि पानी में कितना अमाउंट तक रहे तो हम इसको परमिसिबल करेंगे। परमिसिबल का मतलब है अनुज्ञेय, मतलब उतनी सीमा तक रहे तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, उतना चल सकता है, उससे अधिक होगा तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का ही पूछा है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की सीमा कितनी होनी चाहिए, तो क्या होगा इसमें, ए 100, बी 250, सी 150 या डी 200। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डी 200। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 200 होता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से हैं जो आपके 10-12 हैं, उनके बारे में देखते हैं। 12 जो हैं किसकी मात्रा कितनी रहे तो हम उसके परमिसिबल कहेंगे, यानी कि अलाउेबल लिमिट कहेंगे या फिर एक्सेप्टेबल लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में देख लिया जाए। तो देखिए एक्सेप्टेबल लिमिट या परमिसिबल लिमिट या फिर मैक्सिमम लिमिट कहिए वाटर में। ठीक है, तो क्लोराइड हमारा होता है 250 ppm तक, तो हम परमिसिबल करेंगे इसको। क्लोरीन की मात्रा हो 0.1 से 0.2 ppm तक। टोटल सॉलिड हो आपका 500 ppm डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। ठीक है, हार्डनेस हो आपका 100 ppm ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। आयरन एंड मैग्नीज हो 0.3 ppm। आर्सेनिक हो 0.05 ppm। लीड हो आपका 0.05 ppm। कॉपर हो 0.05 ppm। ठीक है, इधर सल्फेट है आपका 200 mg पर लीटर। नाइट्रेट है आपका 45 mg पर लीटर। ठीक है, आगे क्या है, फिर फ्लोरीन है आपका 1.5 ppm और टर्बिडिटी है आपका 5 to 10 ppm। ठीक है, तो इस टेबल को भी याद करिए, बहुत ही मेहनत से टेबल बनाया गया है, आप इस टेबल को भी देख लीजिए। और जिन लोगों ने हमारा पीडीएफ नहीं लिया है वो वीडियो के एंड में बताएं कैसे पीडीएफ मिलेगा, उनको पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब कि आपका क्वेश्चन में जो दिया है चारों अपैरेटस दिया है, बैरोमीटर, टिंटोमीटर, क्लोरोमीटर और नेफ्लोमीटर। ठीक है, इन चारों मीटर से बताना है कौन सा मीटर है, कौन सा अपैरेटस है इन विच टर्बिडिटी इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड एज इट पास थ्रू द वाटर सैंपल। ठीक है, एक ऐसा उपकरण है जिससे छितराए हुए प्रकाश की तीव्रता के फंक्शन के रूप में मैलापन को मापा जा सकता है जब यह जल नमूने से होकर गुजरता है। तो कौन सा होगा इसमें, बैरोमीटर, टिंटोमीटर, क्लोरोमीटर या फिर नेफ्लोमीटर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नेफ्लोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेफ्लोमीटर। ठीक है, कुछ और मीटर है जिनके बारे में जो क्वेश्चन में दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो बैरोमीटर होगा उसको पता होगा, उसके बारे में आपको पता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। टिंटोमीटर आपका कलर, वाटर कलर टेस्ट। ठीक है, टर्बिडिटी मीटर टर्बिडिटी ऑफ वाटर यानी कि गंधलापन पानी का। और ऑस्मोस्कोप है, ये क्या करता है, पानी में गंध का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द इम्प्योरिटीज इन वाटर सच एज फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, लार्जर एंड हैवी ऑब्जेक्ट आर रिमूव्ड। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पानी में अशुद्धियाँ जैसे तैरते हुए पदार्थ, बड़े और भारी पदार्थों को कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, पानी में जो अशुद्धियाँ हैं जैसे तैरते हुए पदार्थ, जो पदार्थ पानी में तैर रहे हैं, बड़े और भारी पदार्थ हैं, मतलब जो बड़े बड़े पदार्थ हैं, भारी हैं, उसको कैसे दूर करते हैं, स्क्रीनिंग से, फिल्ट्रेशन है, एरेशन से या सेडिमेंटेशन से। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, स्क्रीनिंग से। ठीक है,
स्क्रीन का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो अलग जो और 3 पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा देख लें हम क्या है ये। देखिए, तो पहला आप स्क्रीनिंग को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि बहते हुए, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, बहते हुए पानी से मोटी निलंबित अशुद्धियाँ यानी कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज व पदार्थों को छत्रकों की सहायता से, मतलब चलनी की सहायता से हटाने की प्रक्रिया को स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद आता है आपका क्या, फिल्ट्रेशन। तो देखिए फिल्ट्रेशन में क्या होता है, पानी को किसी सरंध्र माध्यम यानी कि पोरस मीडिया से छानने की क्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिस टैंक में यह क्रिया की जाती है उसे फिल्टर कहते हैं। ठीक है, किसी पोरस मीडिया के मतलब कि किसी माध्यम के थ्रू वाटर को पास कराना। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई मीडियम है, ठीक है, तो इसके थ्रू इसके होकर यहाँ तक वाटर को पास कराना, ये आपका फिल्ट्रेशन कराता है। मान लीजिए कोई भी ये है आपका कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है जो पोरस मीडिया है, और ये आपका वाटर है, इससे जब होकर जब पास करेगा इस पर आएगा तो क्या करेगा, छन कर आएगा, तो ये हमारा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, एरेशन। तो एरेशन क्या होता है, तो देखिए जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का, ठीक है, जो जल है, जो वाटर है, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट हैं, उस कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन करने, आपत्तिजनक गैसों को बाहर निकालने तथा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पानी को मुक्त हवा के संपर्क में लाने की क्रिया वातन कहा जाता है। वातन कहा जाता है या फिर एरेशन, इंग्लिश में इसको एरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एरेशन किसे कहते हैं, तो जल में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन करने या फिर आपत्तिजनक गैसों का बाहर निकालने तथा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पानी को मुक्त हवा के संपर्क में, फ्री एयर जो होता है उसके कांटेक्ट में लाना पड़ता है उस पानी को। ठीक है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एरेशन। मतलब उस पानी को एयर की जो फ्री एयर है उस कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए इसमें बताइए इसमें क्या सही होगा, इसमें आपका प्रोसेस बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, द वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसेस इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, आपको क्रम इसका सेट करना है, क्या किस क्रम में हम जो है आप ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है इस कैसे चलेगा, क्रम उसका आपको बताना है। ठीक है, तो क्रम आप सेट कीजिए और बताइए इसमें कौन सा सही होगा ABCD में। तो देखिए इसमें होगा आपका, इसमें सही होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, DECAB। ठीक है, डी मतलब पहले कोगुलेशन होगा, फिर फ्लोकुलेशन होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, फिर फिल्ट्रेशन होगा, तब जाकर लास्ट में क्लोरिनेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये प्रोसेस हमें आप एक्सप्लेन कर दिए हैं, वही है। और देखिए जो इस कुछ क्या है कि कुछ क्वेश्चन के अनुसार भी किया जाता है, ऑप्शन को देख के चलना है। कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसा भी आएगा, कभी कभी आपका ऑप्शन ऐसा भी आएगा। तो ऐसे आएगा तो आप कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन कर दीजिएगा जो हमारे इस क्वेश्चन में है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपका ऐसे होगा स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। तो इसको भी सेट कर दिए हैं, इसको भी रट जाइए, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन। इसी 2 पैटर्न को अक्सर एग्जाम में फॉलो करता है और पूछता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, द डिटेंशन टाइम फॉर अ वाटर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कोगुलेटेड रॉ सप्लाई में वेरी बिटवीन। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी के तलछट टैंक के लिए रोक का समय यानी कि स्कंदन का उपयोग करने के लिए हो सकता है। ठीक है, द डिटेंशन टाइम फॉर ए वाटर सेडिमेंटेशन टैंक यूजिंग कोगुलेटेड रॉ सप्लाई में वेरी बिटवीन। तो बताइए इसमें क्या होगा, 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, 4 से 8 घंटे या फिर 16 से 24 घंटे।
जो हमारा एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है, मान लीजिए सेडिमेंटेशन टैंक है, तो डिटेंशन पीरियड फॉर ए वाटर सेडिमेंटेशन यूजिंग कोगुलेटेड रो सप्लाई, मतलब अगर कोगुलेटेड रो का हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा कोगुलेटेड मटेरियल होता है, हम नीचे डिस्क्राइब करेंगे जो जो हमारे कोगुलेटेड मटेरियल हैं उसका जब प्रयोग करते हैं तो हमारा डिटेंशन टाइम क्या होता है, उससे कोगुलेटेड मटेरियल को वाटर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जो वर्क करता है तो उसके लिए डिटेंशन पीरियड बताना है। तो बताइए इसमें क्या होगा, 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे, 4 से 8 घंटे या 16 से 24 घंटे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 2 to 4 आवर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए। तो देखिए जो हमारा कोगुलेटेड रो है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका एलम जिसे फिटकरी कहते हैं, उसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम सल्फेट, फिर होता है लाइम चूना आपका, फिर आपका होता है फेरस सल्फेट, फिर सोडियम एल्यूमिनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर AlSO4 एल्युमिनियम सल्फेट, फिर COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके क्या है, कोगुलेटेड रो है, इसको याद कर ये सारा कोगुलेटेड रो कौन कौन होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा है सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन जो क्वेश्चन में था, तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए यही है आपका प्रोसेस ऑफ एडिंग सर्टेन केमिकल टू वाटर। जो हमारा टैंक होता है, टैंक में पानी होता है, उस पानी में जब हम क्या करेंगे, इस केमिकल को यूज करेंगे, हमारा कोगुलेटेड रो है जो आपका ऊपर दिया गया है, जो कोगुलेटेड रो है, जो एल्युमिनियम ये हुआ, एल्युमिनियम सल्फेट हुआ, ये सब जो है उसको जो हम क्या करते हैं पानी में ऐड करते हैं, तो क्या ये बनाता है, टू फॉर्म फ्लोकुलेटेड प्रिसिपिटेट। ये फ्लोकुलेट प्रिसिपिटेट बनाता है फॉर एब्जर्विंग एंड इंटरिंग कोलाइडल मैटर, ठीक है। और जो सारा जो कोलाइडल मटेरियल होता है ना, जो गंदगी है कोलाइडल मटेरियल होता है, उसको गैदर करके उसको फ्लोकुलेट प्रिसिपिटेट मतलब उसको सोख लेता है और एक अलग स्ट्रक्चर बना देता है उसका खींच कर, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करा, इट इज़ डन व्हेन टर्बिडिटी ऑफ वाटर एक्सीड अबाउट 45 ppm। तो हम इस जो कोगुलेटेड रो है जो ये हमारा है उसका उपयोग कब करते हैं, जब पानी का गंधलापन यानी कि टर्बिडिटी होता है 45 ppm से ज़्यादा, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन में पूछा था डिटेंशन पीरियड, तो हमारा 2 से 6 लिखिए या फिर 2 से 4 कीजिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी इसको समझना है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियल क्वालिटी। तो इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन फिल्टर उच्च जीवाणु युक्त गुण वाले जल के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो कौन सा फिल्टर है जो हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी के लिए उपयुक्त है, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, डुअल मीडिया फिल्टर। तो कौन सा फिल्टर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियल क्वालिटी। कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, डुअल मीडिया फिल्टर, ठीक है। डुअल मीडिया फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लिया जाए। तो देखिए इसमें हम कुछ और लाए हैं, देखिए हम स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बता दिए थे, इसमें आपका हम सोचे कि रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में बता देते हैं, आपका दोनों फिल्टर क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसका आंसर आपका बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी के लिए तो आंसर होगा इसका डुअल मीडिया फिल्टर, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट में हम रैपिड सैंड फिल्टर का भी डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर का तो उसमें कर दिए उस क्वेश्चन में, तो रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में भी देख लिया जाए। तो देखिए उसमें भी जो पॉइंट है इसमें वही पॉइंट है, सिर्फ वैल्यू का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जो इफेक्टिव साइज है वो 0.35 से 0.50 mm है, ठीक है। रैपिड सैंड फिल्टर का इफेक्टिव साइज 0.35 से 0.50 mm, ठीक है। अब देखिए इसका इसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना है 1.6, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है 30 टाइम्स या फिर 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है। ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है रैपिड सैंड फिल्टर का। इसके बाद क्या है, रिमूव बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कितना रिमूव करता है 80 से 90%, और वो कितना रिमूव करता था आपका स्लो सैंड फिल्टर, तो 99%, ठीक है। रिमूव टर्बिडिटी यानी कि गंधलापन,
ये कितना रिमूव कर रहा है टर्बिडिटी को, तो 35 से 40 ppm, ठीक है। और स्लो सेट फिल्टर था वो कितना रिमूव करता था, 50 ppm, ठीक है। आगे देखिए, क्लीनिंग रिक्वायर्ड, तो जो हमारा इस फिल्टर का क्लीनिंग हम कब करेंगे, तो कब करेंगे, जब व्हेन द लॉस ऑफ हेड ऑफ फिल्ट्रेशन हेड एक्सीड 2.5 मीटर, ठीक है। तो इस फिल्टर को हम कब क्लीन करेंगे, जब हमारा लॉस ऑफ हेड होगा फिल्ट्रेशन का, सॉरी लॉस ऑफ हेड हो या फिर फिल्ट्रेशन हेड हो, ठीक है, यहाँ पर कोमा होगा, ठीक है। लॉस ऑफ हेड हो या फिर फिल्ट्रेशन हेड हो, जब हमारा एक्सीड करेगा मतलब 2.5 मीटर से अधिक हो जाएगा, तब हमें क्या पड़ेगी, इस टैंक को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस फिल्टर को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, रैपिड सेंट फिल्टर को, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, क्लीनिंग पीरियड। तो इस फिल्टर का क्लीनिंग पीरियड कितना होगा, तो 2 से 3 दिन, ठीक है। आगे देखिए, फिर क्या बोला है, इट इज़ चीप एंड इकोनॉमिकल एज स्लो सैंड फिल्टर। देखिए ये जो आपका फिल्टर है रैपिड सैंड फिल्टर, ये स्लो सैंड फिल्टर से सस्ता और किफ़ायती भी है, ठीक है। आई थिंक आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोनों फिल्टर का। अब देखिए डुअल मीडिया फिल्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका बैक्टीरियल के लिए है जो क्वेश्चन में था। और दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, फिल्टर डन टू टाइम्स, जिसका फिल्टर किया जाता है 2 बार किया जाता है। इट इज़ यूज व्हेन टर्बिडिटी 50 ppm, और इस फिल्टर का यूज करते हैं कब, जब हमारे टर्बिडिटी यानी कि गंदलापन हो 50 ppm से अधिक, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन है, ठीक है। तो बताइए कौन होगा, प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या है। तो कौन सा होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्या दिया है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका इसका आंसर होगा। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये तो आपका 1 पॉइंट दे दिया, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे आपके हैं पोल्यूटेंट। चलिए इस सारे पोल्यूटेंट को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो हमारा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होगा यानी कि प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या NO2, लीड, हाइड्रोकार्बन और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में यानी कि द्वितीय प्रदूषक में कौन कौन आएंगे, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड्स, पर ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट यानी कि PAN, ठीक है। ये आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे PDF मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोल्यूटेंट स्टैंडर्ड्स इंडेक्स यानी कि PSI वैल्यू इन बिटवीन 100N to 199 डेनोट्स द एयर क्वालिटी एज, ठीक है। तो देखिए ये IS इंडियन स्टैंडर्ड है, वो 101 से 199 के बीच प्रदूषक मानक इकाई PSI वायु गुणवत्ता के बारे में क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। 101 199 क्या प्रदर्शित करता है, गुड, मॉडरेट, अनहेल्थी, हैजार्डस। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन C, अनहेल्दी, ठीक है। अनहेल्दी इज द राइट आंसर। तो चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स का, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया गया था क्या, क्वेश्चन में हमारा था 101 से 199। तो बताइए 101 से 199 किसके बीच में इसमें वेरी करेगा,
101 से 199 अनहेल्दी में वेरी करेगा, और अनहेल्दी हमारा क्या था, ऑप्शन सी था, तो सी हमारा सही हो गया, ठीक है। और 101 से 199 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा देख लिया जाए, जो 0 से 50 रहेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो हमारा लेवल ऑफ हेल्थ कंसर्न क्या होगा, गुड। 51 से 100 रहेगा तो मॉडरेट, जो क्वेश्चन में था आपका 101 से 99 या फिर 101 से 150 का, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना है, तो ये आपका होगा अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। 151 से 200 रहेगा तो अनहेल्दी, 201 से 300 रहेगा तो वेरी अनहेल्दी, और 301 से 500 रहेगा तो हैजार्डस, यानी कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हानिकारक, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दी एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज लेवल, यानी कि डीवी, डेसिबल में मेजर किया गया है नॉइज लेवल को इन अर्बन रेसिडेंशियल एरिया, ठीक है। अब देखिए एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज का मतलब हुआ कि उतना नॉइज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, डेसिबल में उतना नॉइज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे अधिक नॉइज नहीं होना चाहिए। परमिसिबल का मतलब वही होता है, उतना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज लेवल क्या होगा, अर्बन रेसिडेंटल एरिया, मतलब जो हमारा शहरी आवासीय क्षेत्र है उसमें कितना डेसिबल का नॉइज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ए 25 से 35, बी 30 से 40, सी 35 से 45, या डी 40 से 50। तो क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 35 से 45, ठीक है। कुछ और पॉइंट है, कुछ और कंडीशन है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए जब हमारा एयर ट्रैफिक होगा तो 90 से 110 डेसिबल, रेल ट्रैफिक होगा तो 90 से 110 डेसिबल, रूरल यानी कि ग्रामीण होगा तो 25 से 35 डेसिबल, सिटी होगा तो 45 से 50 डेसिबल, और इंडस्ट्रियल होगा तो 50 से 60 डेसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द नॉमिनल साइज ऑफ मैन होल, ठीक है, मैन होल की सामान्य साइज क्या है, तो बताइए क्या होगा। ए 1000 mm गुणे 1000 mm, बी 800 mm इंटू 600 mm, सी 500 mm टू 400 mm, या डी 700 mm इंटू 700 mm। तो क्या होगा नॉर्मल साइज ऑफ मैन होल। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1000 mm इंटू 1000 mm, ठीक है। देखिए जो मैन होल होता है ये क्या होता है, तो सीवर लाइन की सफाई के लिए मैन होल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारे सीवर लाइन होता है, ये आपका सीवर लाइन है, तो बीच बीच में मैन होल का प्रयोग करते हैं, जिसमें लोग इंटर करके क्या करते हैं, कचड़े को साफ़ किया जाता है, ठीक है। सीवर लाइन को साफ़ करने के लिए हम मैन होल का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए क्या दिया है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल्स फॉर लार्ज सीवर शुड बी, तो इसमें दिया गया है एक जो मैन होल है दूसरे मैन होल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 300 mm, ठीक है। आगे देखिए लोअर पोर्शन कॉल्ड वर्किंग चैम्बर, जो इसका लोअर पोर्शन होता है इसको कहते हैं वर्किंग चैम्बर, और मिनिमम डायमीटर ऑफ ए मैन होल, जो मैन होल का मिनिमम व्यास कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एंड फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या सही होगा, द डिज़ाइन ऑफ ए सीवर इज सच दैट इट अटेंड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट, ठीक है। तो इसमें यह बोल रहा है कि एक सीवर का डिजाइन ऐसा होता है कि यह स्वयं सफाई वेग पर निर्भर करता है, मतलब कि ऐसा आप सीवर बना दीजिए, ऐसा नाला बना दीजिए कि खुद से वह साफ हो जाए, उस पर डिपेंड करे, ठीक है। वही बोला है कि सीवर की डिजाइन ऐसा होता है, मतलब उस सीवर को इस तरह डिजाइन किया जाए, इस तरह बनाया जाए कि वह खुद से साफ कर ले अपने आप को, ठीक है। तो किस तरह डिजाइन किया जाता है, ए मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो, बी मैक्सिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो, सी सीवर रनिंग 55
75% फुल, या डी डेली एवरेज रेट ऑफ फ्लो। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए पहले क्वेश्चन को आपको समझा दूँ। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि मान लीजिए हम कोई सीवर को बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक सीवर बना लिए हैं, तो एक सीवर लाइन को ऐसे डिजाइन को देखिए स्वयं सफाई वेग पर निर्भर करे। सफाई वेग का मतलब ये हुआ ना, उस सीवर से जो वाटर फ्लो कर रहा, वाटर कहिए या फिर कचरा कहिए या फिर जो आपका वेस्ट फ्लो कर रहा, वो फ्लो का वो कितना होना चाहिए स्पीड कि वो खुद को साफ कर ले, ठीक है। उसको हम किस पे डिजाइन करेंगे, मतलब कि कोई भी हम मान लीजिए सपोज कीजिए इंजीनियर हैं, तो हम उसका डिजाइन करना है कि कैसे डिजाइन किया जाए तो खुद साफ कर लें। तो मैक्सिमम फ्लो पे तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फ्लो पे तो ऑलरेडी सबको पता है कि अगर सीवर में तेज़ी से प्रवाह होगी तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा, ये तो सबको पता है। तो मैक्सिमम पे हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं, और उतना मैक्सिमम फ्लो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में सीवर में होगा नहीं। तो हमारा जो ये सीवर 75% भर कर बह रहा हो, ठीक है, अब 75% बह कर 75% जब वो भर कर बहेगा तो ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगा। तो उस पर तो हम डिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में नॉर्मली सीवर नहीं रहता है, ठीक है। सीवर हमारा नॉर्मल कंडीशन में स्लो धीरे धीरे उसमें पानी आ जाती है, ठीक है। तो हम तो भाई इंजीनियर के तौर पे सोचेंगे कि पानी का जो रेट है नॉर्मल स्पीड पर कैसे डिजाइन किया जाए कि वो क्या करे, सेल्फ क्या क्लीन कर ले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इतना समझा दिए, आई थिंक आप बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए होगा मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की न्यूनतम प्रति घंटा दर, ठीक है, मिनिमम रेट पे, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। देखिए जो हमारा सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी विच कॉजेज बोथ फ्लोटिंग एंड हैवी सॉलिड, ठीक है। जो वेलोसिटी है विच कॉजेज बोथ फ्लोटिंग मतलब कि तैरता हुआ और हैवी सॉलिड टू बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, वो ईजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाए विथ फ्लो के बहाव के साथ, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सेटलिंग डाउन ऑफ सीवेज एट द बॉटम, ठीक है। मतलब इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि जो सीवर है उसके तली पर क्या हो, जो सीवेज हो, कचरा हो, इकट्ठा ना हो, ठीक है, वो सेटिंग डाउन ना हो, ठीक है, वो क्या करे, फ्लो कर जाए। तो फिर क्या थे, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट सेटिंग डाउन ऑफ सीवेज एट द बॉटम और ऑन साइड ऑफ द लार्ज सीवर, मतलब कि क्या वो नीचे ना बैठे ना किनारे बैठे, क्या करे, फ्लो की ओर आगे बढ़ जाए। तो इसका अप्रोक्स माना गया है 0.75 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड, ठीक है। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी आपका माना गया है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 0.75 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जो डायरेक्शन दिया जाता है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का, वो कैसा रखना चाहिए, तो स्लोप ऑफ द सीवर लाइन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राउंड। तो ग्राउंड का जो ढाल होगा, जो दिशा होगा, उसी दिशा में स्लोप को भी हम सीवर लाइन को बिछाएंगे, ठीक है। अब नोट में कुछ पॉइंट देख लीजिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है लार्जर द साइज ऑफ द सीवर हायर इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है। अगर सीवर का साइज जितना लार्ज होगा उतना हायर इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो उतना ही इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको बताया कैसे पीडीएफ मिलेगा, और नहीं पता है तो आपको बता दे रहा हूँ, हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और 28 दिसंबर से ही हमारा क्लास चल रहा है टेक्निकल का, तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक चलेगा आपका रेगुलर वीडियो बनते के साथ। रेगुलर तो नहीं कहेंगे, वीडियो बनाने में समय लगता है, लेकिन जितना भी वीडियो बनेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक ऑलरेडी मैं 5 बना दिया हूँ, ये 6th है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। तो ये रहा हमारा नंबर 7905858807। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, और आपको पे करना होगा 99 रुपीज़, ठीक है। तो आपको सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी क्लास मैं अपलोड किया हूँ सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पहले का भी, और 28 जनवरी तक होगा, उतना तक आपको सारा पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। डेली
वीडियो अपलोड होने के बाद, ठीक है। और देखिए और एक बात कहना है आपको, ये तो क्वेश्चन करा दिया, कुछ और पॉइंट था, कुछ नोट्स था हमारे पास, तो सोचे कि आपको डिस्क्राइब कर दूं, ठीक है। और वह इंग्लिश में ही है, तो जिसको इंटरेस्ट है या फिर जो देखना चाहता है वो वीडियो को आगे देखे, और जिसको नो इंटरेस्ट है वो वीडियो को यहाँ स्किप कर सकता है, ठीक है। और मैं अब भेजूंगा तो उस नोट्स को भी भेजूंगा, तो ठीक है। तो देखते हैं, चलते हैं उस नोट्स की ओर। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा देख लिया जाए, और थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए पीएचई के बारे में जो है कुछ पॉइंट है, तो सोचे कि आपको भी दिखा दें कि आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए। तो देखिए जो सरफेस वाटर किसे कहते हैं, कौन कौन सा वाटर हमारा सरफेस वाटर कहलाता है। तो देखिए जो हमारा रिवर का हुआ, लेक का हुआ, यानी कि झील, स्ट्रीम हुआ, पॉन्ड हुआ, तालाब हुआ, जो वो हमारा सरफेस वाटर के अंडर आता है, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे सब सरफेस वाटर का, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, तो क्या होता है, वाटर सप्लाई बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। जो हमारा अर्थ सरफेस के नीचे का जो वाटर होगा उसको हम सब सरफेस वाटर या फिर ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है एक्वीफर्स। एक्वीफर्स क्या होता है, तो क्या होते हैं, लेयर अलाउड टू पास थ्रू देम, ठीक है। तो ये वो ऐसे लेयर होते हैं, पत्थर के भी लेयर होते हैं, अगर पढ़ते हैं हम तो आगे कुछ इरिगेशन में तो पत्थर का भी जिक्र होता है और मिट्टी का भी जिक्र होता है। तो एक्वीफर वो लेयर होता है जिसमें क्या होता है, वाटर पास हो जाता है, ठीक है, तो एक्वीफर होता है। और ठीक इसके उल्टे क्या होता है, देखिए एक्वीफर का एग्जांपल है सैंड ग्रेवल। जो हमारा सैंड ग्रेवल होता है इसमें पानी क्या होता है, पास कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे एक्वीफर के अंदर आते हैं सैंड ग्रेवल। और ठीक इसका ऑपोजिट होता है आपका एक्वीक्लूड, ठीक है। एक्वीक्लूड क्या होता है, उसमें क्या करता है, जो वाटर होता है उसको पास नहीं कर पाता है एक्वीक्लूड को, जिसे हम इम्परवियस भी कहते हैं, और एक्वीफर को परवियस भी कहते हैं, ठीक है। और एक्वीक्लूड को इम्परवियस भी कहते हैं। तो देखिए एक्वीफर का तो आपको एग्जाम्पल पता हो गया, सैंड ग्रेवल ETC है। और एक्वीक्लूड जिसमें पास नहीं किया जाता, जैसे आपका लाइमस्टोन हुआ, सैंडस्टोन हुआ, इसमें क्या करता है, वाटर जो है पास नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, जोन ऑफ सेचुरेशन। तो लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द सॉइल, ठीक है। जब सॉइल में लेटरल मूवमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ सेचुरेशन कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट सुने होंगे इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन देखिए कुछ पॉइंट है, एक दो पॉइंट है जो आपको लगेगा कि सर्वे है, लेकिन सर्वे नहीं है, ये पीएचई का ही पार्ट है, तो इस बात से परेशान ना होइएगा। तो देखिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो देखिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल टनल कंस्ट्रक्टेड एट सेलो डेप्थ अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका नदी है, ठीक है, ये आपका नदी है, ठीक है। और नदी के किनारे किनारे ही जमीन के अंदर, ठीक है, पानी जो रास्ता बनाती है और इसी के रास्ते जाती है, नदी के किनारे किनारे ये यहाँ से रिस कर इधर पानी पहुँच जाता है और एक खुद का मार्ग बना लेता है, ठीक है, मार्ग बना लेता है जिसे हम गैलरी कहते हैं, वो उसी रास्ते की ओर चलते जाता है। तो ये इसी को हम कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल टनल कंस्ट्रक्टेड एट सेलो डेप्थ अलोंग द बैंक ऑफ ए रिवर, रिवर के किनारे, यही है आपका इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो देखिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी किस पे डिपेंड करता है वो भी लिख दिए यहाँ पर, किस किस पॉइंट पर हमारा ये गैलरी डिपेंड करता है। तो पहला देखिए किस पे डिपेंड करता है, यील्ड ऑफ सोर्स, जो वाटर का क्या सोर्स है, ठीक है, नदी है कि रिवर है कि झरना है कि पॉन्ड्स है, लेक है, क्या उस पर डिपेंड करता है। दूसरा नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। और जो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी है वो आपके जो वाटर का सोर्स होगा उसके बगल में ही बनेगा। तो मान लीजिए आपका सेम डायग्राम फिर मैं बता रहा हूँ, ये आपका रिवर हो गया, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी हो गया। तो इसके बीच जो आपका ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया में कैसा सॉइल होगा, ठीक है, इस एरिया में कैसा सॉइल करेगा, कैसा सॉइल है, एक्वीफर सॉइल ज़्यादा है कि एक्वीक्लूड सॉइल ज़्यादा है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। एक्वीफर मतलब क्या हुआ कि वाटर को क्या करेगा, इजीली पास करेगा, और एक्वीक्लूड का मतलब क्या हुआ, वाटर को पास नहीं होने देगा। तो इस मैटर को भी डिपेंड करेगा, वही लिखा है नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। और तीसरा क्या है, साइज ऑफ गैलरी,
जो हमारा गैलरी है उस गैलरी के साइज को भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि गैलरी का साइज कैसा है, ठीक है। अब मान लीजिए इस पानी को पास कर रहा है तो इस गैलरी का साइज पे तो ऑलरेडी डिपेंड करेगा कि ज़्यादा बड़ा गैलरी है तो ज़्यादा पानी को फ्लो करेगा, ठीक है, और छोटा गैलरी है तो कम पानी को फ्लो कराएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है पॉइंट हमारा, इल्फिल्ट्रेशन वेल, ठीक है, इसे कहिए या फिर रेनी वेल कहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्टिकल वेल प्रोवाइडेड अलोंग द बैंक ऑफ ए रिवर, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हुआ जो नदी है, नदी के किनारे में जो कुआं बनाया जाता है, ठीक है, जो नदी के किनारे में जो कुआं बनाया गया है, वर्टिकल वेल प्रोवाइडेड अलोंग द रिवर, उसे हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन वेल या फिर कहिए आप उसको रेनी वेल, ठीक है। अब नॉर्मली वेल क्या कहलाता है, तो वर्टिकल होल डग आउट और ड्रिल इनटू द ग्राउंड, ठीक है। तो वेल कुआं किसको कहते हैं, तो वर्टिकल होल डग आउट मतलब ग्राउंड खोदते हैं सीधे वर्टिकल, वर्टिकल जब हम ग्राउंड को खोदते हैं और या फिर ड्रिल करते हैं इनटू द ग्राउंड तो उसी को हम कुआं कहते हैं, ठीक है। कुआं आपको पता है क्या कहते हैं। आगे देखिए ट्यूबवेल, ट्यूबवेल क्या होता है, तो पता है 1-2 पॉइंट है, इसके बाद आप पीएचई में चले जाइएगा, ठीक है। तो परेशान ना होइए कि इरिगेशन का पार्ट है, पीएचई का ही पार्ट है, कुछ 1-2 पॉइंट हमारा पीएचई में इरिगेशन का बस 1 से 2 पॉइंट और है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। तो ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्यूबवेल। तो देखिए, ए ट्यूबवेल और पाइप फिटेड एट द बॉटम इनटू द ग्राउंड टू टॉप द अंडरग्राउंड वाटर। तो ट्यूबवेल आपको पता है, ट्यूब और पाइप, एक ट्यूब है या फिर पाइप है फिटेड एट द बॉटम इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड होता है। तो मान लीजिए कि हमारा ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हुआ, ठीक है। तो ए पाइप फिटेड एट द बॉटम इनटू द ग्राउंड, तो हम ग्राउंड के अंदर कोई पाइप फिट कर देते हैं या फिर ट्यूब फिट कर देते हैं इनटू द ग्राउंड टू टैप द अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड को जो ये वाटर है, मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, इस वाटर को टैप करने के लिए, खींचने के लिए जो पाइप या ट्यूब फिट करते हैं उसे हम कहते हैं ट्यूबवेल, ठीक है, उसी को ट्यूबवेल कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट है जो बहुत कंफ्यूज करता है, यील्ड ऑफ ए वेल। यील्ड ऑफ ए वेल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वाटर परकुलेट इनटू वेल अंडर सेफ मैक्सिमम डिप्रेशन हेड, ठीक है। तो बूंद बूंद कर टपकना, ठीक है, परकुलेट का मतलब होता है बूंद बूंद कर टपकना। तो वाटर जब बूंद बूंद कर टपकता है किस में, कुएं में, अंडर सेफ मैक्सिमम डिप्रेशन हेड, वही हमारा यील्ड ऑफ वेल कहलाता है, और इसी के जरिए हमारा क्या होता है, कुएं के अंदर पानी आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, इन्फिल्ट्रेशन हेड या फिर डिप्रेशन हेड कहिए। तो ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द डिप्रेस्ड वाटर लेवल एंड द सब सॉइल वाटर टेबल, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन हेड या फिर डिप्रेशन हेड क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन द डिप्रेस्ड वाटर लेवल एंड सबसॉइल वाटर टेबल, ठीक है, दोनों का जो अंतर होता है वही हमारा इन्फिल्ट्रेशन हेड कहलाता है। ये देखिए, अब एक नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, जो हमारा यील्ड ऑफ वेल है वो किस पे डिपेंड करता है, उसका ये डिपेंड दिया हुआ है, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए वही पॉइंट है आपका पहला, क्या है, परमिलिटी ऑफ सॉइल, जिसको हम पोरस कहते हैं, ठीक है। परमिलिटी ऑफ सॉइल, परमिलिटी क्या मतलब होता है, परमिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब है सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल का वो क्या गुण है कि वह जब वाटर को फ्लो कराएंगे तो वाटर को जब फ्लो कराएंगे तो वाटर क्या करेगा, उस परमिएबल का मतलब होता है कि पास कराना, ठीक है। तो अपने कण से पानी को पास कराए, तो कितना पास कराए, उसका तो भाई परमिलिटी लेस होती है, परमिलिटी हाई भी होती है। तो हाई परमिलिटी का मतलब कि वाटर को अधिक पास कराना, ठीक है, और लो परमिलिटी का मतलब है कि कम पास कराना अपने से, ठीक है। तो परमिलिटी ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हुआ आपका पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, ठीक है, वाटर टेबल का पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा क्या है, डेप्थ ऑफ वेल इन इम्परवियस लेयर, ठीक है, और कुएं की गहराई पर भी डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए, देखिए यील्ड ऑफ ए सरफेस स्ट्रीम ऑब्टेन बाई, ठीक है, जो यील्ड ऑफ ए सरफेस होगा इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो पहला प्रोसेस दिया है या फिर इसको मेथड करिए आप, मेथड ही कहिए, स्ट्रीम गॉजिंग, क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी मेथड एंड केमिकल मेथड।
ये मेथड है किसके लिए, यील्ड ऑफ ए सरफेस स्ट्रीम, ठीक है। आगे देखिए यील्ड ऑफ ए अंडरग्राउंड सरफेस, तो इसका कौन सा मेथड है, तो पहला है बाई कांस्टेंट लेवल पंपिंग टेस्ट एंड बाई रिकपरेटिंग टेस्ट, ठीक है। ये दो टेस्ट हो गया। अब चलिए क्वालिटी ऑफ वाटर पे चलते हैं। अगला टॉपिक है क्वालिटी ऑफ वाटर। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, क्वालिटी ऑफ वाटर। तो देखिए क्वालिटी ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करता है, तो पहला पॉइंट दिया गया है द प्रोबेबल पॉपुलेशन एस्टिमेटिंग एट द एंड ऑफ द डिजायर्ड पीरियड, ठीक है। तो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है एस्टिमेट एट द एंड ऑफ द डिजाइन पीरियड, जब डिजाइन करते हैं तो उसका पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन किसी गांव का किसी शहर का कितना पॉपुलेशन, इस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए क्वालिटी ऑफ वाटर कम है और पॉपुलेशन अधिक है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बड़ा फैक्टर है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई चाहिए पीने योग्य, कितना पानी हो, ठीक है। और दूसरा किस पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर कैपिटा पर डे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो पर कैपिटा पर डे, मतलब कि एक व्यक्ति, अगर शहर का कोई व्यक्ति है तो इसको एक दिन में कितना खपत चाहिए पानी का, और गांव का व्यक्ति है तो उसको एक दिन में कितना पानी का खपत चाहिए, तो रेट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर कैपिटा पर डे, तो इस पर भी डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है अगला पॉइंट, डिजाइन पीरियड, ठीक है। तो जो डिजाइन पीरियड होता है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज डिजाइन फॉर, जो हमारा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है उसको हम डिजाइन करते हैं 20 से 30 साल के लिए, ठीक है। जो मान लीजिए पॉपुलेशन जो होता है तो हर साल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो वाटर सप्लाई वो डिज़ाइन किया जाता है वो आने वाले भविष्य को देखकर ही डिज़ाइन किया जाता है, तो अप्रोक्स 20 से 30 साल मानकर हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, IS 1172/1963 वाटर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है। तो IS इंडियन स्टैंडर्ड 1172/1963 के अनुसार वाटर कंजप्शन जो पानी खपत है डोमेस्टिक पर्पस के लिए 135 लीटर है, ठीक है। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए 50 लीटर है, ठीक है। और नर्सिंग होम, स्कूल और हॉस्टल के लिए 135 लीटर पर डे है, ठीक है। चलिए आगे देखिए फायर एक्सटिंग्विश के लिए 5 से 10 लीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्री फायर डिमांड, ये तो मैंने क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था आपको ये पॉइंट, तो यहाँ भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फ्रीमैन्स फार्मूला आपका ये होगा, क्विचलिंग का आपका ये होगा, बर्टन्स का ये और बस्टन का ये ट्रिक है आपका, ठीक है। इसको रट जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें आपका पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है पहला पॉइंट हमारा, तो क्वालिटी ऑफ वाटर में दिया है पहला पॉइंट हमारा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। परेशान ना होइएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। देखिए ऐसे करा दे रहा हूँ, सोचिए कि एक बार पढ़ा दूँ, थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन जो होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होता है, तो देखिए सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड एंड लार्ज एनफ टू बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और सेटिंग बाय सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज किसको कहते हैं, तो देखिए जब सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड, इसका मतलब होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में गायब हो जाता है, घुल कर ख़त्म हो जाता है, और लार्ज एनफ टू बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, और जो बचा होता है वो फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव हो जाता है, और सेटिंग बाय सेडिमेंटेशन, ठीक है। और जो बचा खुचा रहता है वो नीचे तली में बैठ जाता है, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो कौन कौन सा होता है, वो आपका होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, माइक्रोस्कोपिक होता है, अलगे होता है, प्रोटोजोआ होता है और फंगी होता है। और इनसे क्या क्या होते हैं, इनसे एक कारण है कलर के गंदापन के लिए
और दुर्गंध के लिए, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जो बैक्टीरिया होते हैं, अलगे होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं, फंगी होते हैं, इनके कारण क्या क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, ऑर्डर का मतलब दुर्गंध हो जाता है, और टर्बिडिटी का मतलब गंदापन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आगे क्या है, सिल्ट, क्ले और मिनरल, ठीक है। अब देखिए, अगर वाटर में आपका सिल्ट, क्ले, मिनरल होगा तो इससे क्या होगा, टर्बिडिटी काउजेज, मतलब कि इससे होता है गंदलापन, ठीक है। बैक्टीरिया रहेगा तो उससे क्या होगा, काउजेज डिजीज, बैक्टीरिया से क्या होगा, बीमारी होगा। आगे क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन वाटर इज मेजर्ड बाय, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर जो वाटर में है उसको कैसे मेजर करते हैं, टर्बिडिटी से, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा कोलाइडल इम्प्योरिटीज। तो चलिए कोलाइडल इम्प्योरिटीज के बारे में देख लेते हैं। तो फाइनली डिवाइडेड dispersion of solid particles which are not visible to the naked eye and cannot be removed by ordinary filters, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, जो इस पार्टिकल, इस इम्प्योरिटीज को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई ऑर्डिनरी फिल्टर्स, और इसको हम साधारण फिल्टर से रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडल इम्प्योरिटीज कहलाता है। अब देखिए द कलर ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जो कलर होता है वाटर का वो कैसे होता है, तो प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल इम्प्योरिटीज, यही कोलाइडल इम्प्योरिटीज के कारण। और इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, मतलब कि मेजर कैसे करते हैं, बाई कलर टेस्ट के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कलर टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, कोलाइडल इम्प्योरिटीज को डिटरमाइन करते हैं या फिर कहिए कि मेजर करते हैं, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा डिजोल्व इम्प्योरिटीज। एंड दोस्तों इस टॉपिक के बारे में हम कल फिर से आप वीडियो लेकर आएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी डिजोल्व इम्प्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका देखिए फिर हम आपको दिखा दे रहे हैं डिजोल्व इम्प्योरिटीज के बारे में। देखिए डिजोल्व इम्प्योरिटीज में आपका सॉल्ट आएगा, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर है, ठीक है, कलर टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, टर्बिडिटी, ये सारा पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आज नहीं, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। और क्वेश्चन भी खुद से लेकर आऊँगा इसी के साथ। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, और आपको पता है कैसे PDF मिलेगा, जिसको चाहिए वो सेंड कर सकता है मैसेज। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। और सुबह में आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा PDF, सॉरी कंप्यूटर का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल सुबह ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो आपको कंप्यूटर का मिल जाएगा। एंड करंट का भी प्रैक्टिस सेट फिर से अगेन स्टार्ट करूंगा। 5 प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी कराया था, प्लेलिस्ट में अभी भी है, और पुराना नहीं हुआ है क्योंकि अप्रैल से मैं दिसंबर तक कराया था, और उसी को मैं इंक्रीज करके और प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा ताकि आपका करंट भी होता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।